हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स अनफिल्टर्ड। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पार्टिकल इन ए बॉक्स की प्रॉब्लम की। तो उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें समझी थी कि पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसमें क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें हमने समझी थी। जस्ट आज हम उसी चीज़ को थोड़ा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देके समझेंगे कि पार्टिकल इन ए बॉक्स का अगर प्रॉब्लम है तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ वेव फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आती है। इसके अलावा हम इसके न्यूमेरिकल्स में भी जाएंगे कि अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है पार्टिकल इन ए बॉक्स का तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे जाना है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्चुअल में पार्टिकल इन ए बॉक्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि पार्टिकल इन ए बॉक्स का प्रॉब्लम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो बेसिकली पार्टिकल इन ए बॉक्स के प्रॉब्लम में, चाहे आप फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, किसी भी बैकग्राउंड से हो, पार्टिकल इन ए बॉक्स का प्रॉब्लम जो है वो बेसिक प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम आ जाता है। इनफैक्ट उससे इजी एंड उससे बेसिक प्रॉब्लम कोई और क्वांटम में है नहीं। पहली चीज़, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और इसमें हम मान के चलते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। बाकी कोई भी और सिस्टम हम जब लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है। तो ये एक लौता प्रॉब्लम है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो रहते हैं, तो कैलकुलेशन में थोड़ा ईजी हो जाता है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा जो पार्टिकल इन ए बॉक्स में हमें एक्चुअली जो एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बारे में, ठीक है। आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में हो सकता हो पढ़ा हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होते हैं, वाइब्रेशनल स्टेट्स होते हैं एंड रोटेशनल स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कई सारे वाइब्रेशनल स्टेट्स होते हैं और उन वाइब्रेशनल स्टेट्स में बहुत सारे रोटेशनल स्टेट्स होते हैं, करेक्ट। ये आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हो सकता हो आगे के सेमेस्टर्स में आपके ये कोर्स आए स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, विच इज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, किसी में भी आ सकता है, ठीक है। नॉर्मली हम मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से, कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच की ट्रांजिशन कैसे हो रही है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि पार्टिकल इन ए बॉक्स में हम जो प्रॉब्लम पढ़ते हैं, इनफैक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर बात की जाए तो दो टाइप के स्पेक्ट्रम आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। हम स्पेक्ट्रम की बात करें, ना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी की एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात करें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास बाउंड्री आ जाती है, कोई भी बाउंड्री कंडीशन आ जाती है, बाउंड्री आ जाती है, तो वहाँ पे हमें एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कब मिलेगा आपको? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम तब मिलेगा जब एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट हो, जिन्हें हम सेपरेट देख सकें, समझ सकें। कॉन्टिन्यूस कैसे मिलेगा? कुछ एनर्जी लेवल्स, अब डिस्क्रीट कैसे होता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव वे में वो इंक्रीज करता है, तो वो इंक्रीज होते जाएगा तो डिस्क्रिप्टिव आराम से इजीली डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आपको मिल जाएंगे। बट कंटिन्यूस के सिस्टम में क्या है, कंटिन्यूस में ये सिस्टम आ जाता है कि जो दो एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी इनिशियल दो एनर्जी लेवल्स हैं, बाद में उनके बीच का जो डिफरेंस है, दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस, वो डिक्रीज होने लगता है एंड सर्टेन टाइम के बाद कुछ एनर्जी लेवल्स एक बैंड बनाती है, कंटिन्यूम बनाती है, तो वहां से जो ट्रांजिशन आता है वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कैसा ट्रांजिशन है, कहाँ से है, इसीलिए हमें उसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कुछ मॉलिकुलर सिस्टम में, कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कुछ कि स्पेक्ट्रम में आपको दोनों टाइप के स्पेक्ट्रम मिल जाए, दैट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो पार्टिकल इन बॉक्स के प्रॉब्लम में हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा के बारे में मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है और उसे ही हमें समझना है। तो उसके लिए हमें क्या जानना होगा? एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स कैसे आएंगी उस पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, प्रॉब्लम यही है, ठीक है। पार्टिकल इन बॉक्स का प्रॉब्लम है,
हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि 1D बॉक्स की बात है यहाँ पे, ठीक है। 1D बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होती है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम की डेफिनेशन को लिख देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है कब, जब बॉक्स की लेंथ ए से ज़्यादा है। इनफाइनाइट कब है, जब बॉक्स की लेंथ 0 से कम है। और ज़ीरो कब है, जब बॉक्स की लेंथ ए और एक्स के भी ए और 0 के बीच लाई करता है। ये हमारे पास प्रॉब्लम थी। यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे v इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, यहाँ v इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, ये 0 टू a। ये हमारे पास पार्टिकल इन बॉक्स के लिए वेल का फिगर था और ये पोटेंशियल की इक्वेशन थी या डिस्क्रिप्शन था पोटेंशियल का। तो मान लेते हैं हम कि पार्टिकल जो है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे है वो पता नहीं, उसका मास m है, ठीक है। अब मास m है तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, यानी टी कैप, वो क्या हो जाएगी, p स्क्वायर अपॉन 2m। p ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर, उसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 बाई dx2। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज ना करे इसलिए मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसे और इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो इस केस में जो हैमिल्टोनियन है, यानी टोटल हैमिल्टोनियन, वो क्या हो जाएगी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम h से, विच इज इक्वल टू t प्लस v एंड दैट इज इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 बाई dx2। ये हो गया हैमिल्टोनियन। तो बाई श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन अगर हम यूज करें तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। एच की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस हिसाब से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन आएगा कि इस फंक्शन को हम मान रहे हैं के स्क्वायर। यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो जब के स्क्वायर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाता है। अभी ये जो इक्वेशन आया जिसे हम लेट्स से इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, जिसके लिए सॉल्यूशन हमें पता है। फॉर दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू साई एक्स इट इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ये सॉल्यूशन आ जाता है वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ए एंड बी दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स एंड के हमें पता है कि के स्क्वायर 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है। वो है क्या, उस पर हम बाद में आ देंगे के ऊपर। बट राइट नाउ हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस, दो कांस्टेंट है ए एंड बी, बट इक्वेशन हमारे पास सिर्फ ए है, एक है। इस इक्वेशन को हम मान ले रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो साई एक्स हमारे पास सोल्यूशन आ गया, बट ए और बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी बाकी है।
तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास इक्वेशन है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो इनफाइनाइट कहाँ है, इनफाइनाइट है x इज इक्वल टू 0 पर एंड x इज इक्वल टू a पर। इन दो पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी इनफाइनाइट है। वेव फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द रीजन 0 टू a के बीच में हमारा वेव फंक्शन लाई करता है। इट मीन्स कि a से अगर ज़्यादा है तो उस केस में वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, बिकॉज वो वहाँ पे लाई नहीं कर रहा, वैनिश हो जाता है। और अगर 0 से कम है तो उस केस में भी वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, वैनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं। और आपको पता होगा कि अगर जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे उतने ही इक्वेशंस हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस मिल जाती हैं। पहला कंडीशन आ जाता है कि एट x इज इक्वल टू 0 साई ऑफ x इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन ये आती है, तो इस कंडीशन को हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 इस चीज को हम यहाँ पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। राइट साइड क्या हो जाएगा, a साइन k इंटू 0 प्लस b कॉस k इंटू 0। अब k इंटू 0 मतलब 0। ठीक है, k इंटू 0 हो गया 0, तो उस केस में साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये खत्म। यहाँ पे ये तो हो गया 0 और cos 0 कितना होता है, 1। तो उस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक कांस्टेंट की वैल्यू हमारी निकल आती है कि b इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो उस केस में साई x क्या हो जाएगा, a साइन kx। ठीक है, a साइन kx हो जाएगा, बिकॉज b की वैल्यू अगर 0 है तो cos की कोई भी वैल्यू कुछ मैटर नहीं करेगा। राइट, समझ में आया इतना? ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन है कि एट x इज इक्वल टू a साई इज 0। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है, तो हम उसको ही पुट कर देते हैं। एट, ये हो गया सेकंड कंडीशन, एट x इज इक्वल टू a साई ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो अगेन अब हम चलते हैं, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, राइट हैंड साइड में a इंटू साइन ऑफ k इंटू a। ठीक है, अब यहाँ से दो चीजें समझ मिलती हैं हमें। पहला कि हो सकता है a की वैल्यू 0 हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि साइन k इंटू a की वैल्यू 0। दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। तो हम पहले मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 0। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। सपोज करिए कि a की वैल्यू 0 है, उस केस में साइन की कोई भी वैल्यू हो मैटर नहीं करेगा, a 0 है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर हम ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दें, ठीक है, तो उस केस में साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स साई 0 होने का क्या मतलब है कि 0 टू a जो रीजन है हमारा जहाँ पे वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे भी वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वेव फंक्शन 0 टू a रीजन में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, a कांट बी 0। तो उस केस में क्या होगा, साइन ऑफ k इंटू a ये 0 होगी। और मैथमेटिक्स से हमें पता है कि साइन की जो 0 साइन कब 0 होता है, साइन किसी भी पाई वैल्यू के लिए 0 एग्जिस्ट करता है। तो दोनों को अगर इक्वेट हम कर दें तो उस केस में हमें ka इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा।
और k की वैल्यू n पाई अपॉन a आ जाएगी। तो यहाँ से हमें दूसरा कांस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, 3 कांस्टेंट थे हमारे पास। पहला कांस्टेंट था a, दूसरा कांस्टेंट था b और तीसरा कांस्टेंट था k। तो हमें b की वैल्यू मिल गई, हमें b की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू कहाँ से मिली? b की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिली। ठीक है, हमें k की वैल्यू मिल गई। k की वैल्यू कहाँ से मिली? हमें k की वैल्यू इस इक्वेशन से मिली। अब ये वैल्यू हमें जो मिली k की, अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारा वेव फंक्शन, एक नया वेव फंक्शन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म थोड़ा सा उसका चेंज हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इस यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। बैक कहाँ चलना है? हमने के स्क्वायर की वैल्यू डिफाइन की थी, राइट। हमें अब इस प्रॉब्लम में पार्टिकल इन बॉक्स में हमें क्या क्या सॉल्व करना है? पहला हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है और दूसरा हमें वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है, राइट। तो एनर्जी की वैल्यू जो आई थी वो इनिशियल क्या था? के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाती है विच इज एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। अब अगर हम नीचे वाली इक्वेशन, यानी हम लेट्स से इक्वेशन, इसको क्या माने? ओके, इसको इक्वेशन, चलिए इक्वेशन ए मान लेते हैं इसे। इस इक्वेशन से अगर हम इक्वेशन ए में k की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दें तो ये कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा बना लेते हैं। ई को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ई एन से। दिस विल बी एन कट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। या इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए, पार्टिकल इन ए बॉक्स की प्रॉब्लम के लिए, पार्टिकल का जो बॉक्स की लेंथ है वो कांस्टेंट होगी, पार्टिकल का मास कांस्टेंट होगा, एच है प्लैंक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है। तो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाती है। तो जो एनर्जी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर देगी? एन स्क्वायर पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिल गई। वेयर एन क्या है? एन है इंटीजर, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर है जो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पार्टिकल की जो एनर्जी लेवल्स हैं उसे रिप्रेजेंट करता है एन, कि एक्चुअल में एनर्जी लेवल्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, इस पे हम थोड़ा सा बाद में अभी आते हैं जस्ट, लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले इनफैक्ट यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले तो ये चीज़ है कि ये क्या है, एनर्जी कैसे आ गई, ये समझ में आया होगा। अभी हमें वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद हम एनर्जी में आते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये वेव फंक्शन जो है वो 0 to a रीजन में लाई करता है, करेक्ट। तो अगर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो नो डाउट कॉन्टिन्यूअस है, सिंगल वैल्यूड है, बिकॉज साइन कर्व है, तो ये साइन कर्व है तो वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड सिंगल वैल्यूड है एंड फाइनाइट है, +1 to -1 एग्जिस्ट करता है। ओनली थिंग नॉर्मलाइज है कि नहीं ये पता करना है, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाएंगे। बट वेव फंक्शन कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है? 0 से a के बीच में। तो हम जो लिमिट रखेंगे वो 0 to a साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1। ये हो गया नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ द वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल देन इट मस्ट नीड टू फॉलो द नॉर्मलाइजेशन रिलेशन। ठीक है, यह नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, पुट कर देते हैं 0 to a। अब साई स्टार की जगह इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो a का हो गया a स्टार, क्योंकि a हमें पता नहीं है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है या रियल फंक्शन है, वी डोंट नो, बट साइन इज ए रियल फंक्शन।
तो साइन तो एज इट इज रहेगा, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटू ए साइन, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ए स्टार और ए ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये दोनों बाहर हो गए। बाहर कैसे होंगे, हमें पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है, तो हमने मॉडुलस ऑफ स्क्वायर ले लिया और अंदर बचा साइन स्क्वायर ऑफ एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि डायरेक्टली हम सॉल्व तो कर सकते हैं बट कई बार हमें उसका इंटीग्रेशन फार्मूला याद नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, हम साइन स्क्वायर का जो फार्मूला है एक, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये एक फार्मूला है। कॉस 2 थीटा का एक्चुअली प्रॉब्लम है, तो उससे हम चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकल आएगा। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, ये एन पाई एक्स अपॉन है, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं वो आपको हम बता देते हैं, फिर थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर बाहर हो गया, 0 टू ए, और 1/2 यहाँ पे बाहर है, तो 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2n पाई एक्स अपॉन ए, ये ब्रैकेट में, और ये पूरा ब्रैकेट dx, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट ले लीजिए, इंटीग्रेशन अलग अलग हो गई, 0 टू ए 1 dx माइनस 0 टू ए cos of 2n pi x upon a of dx, this is equal to 1। ठीक, अभी इसकी तो वैल्यू हमें पता चल जा रही है, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, पहले देखते हैं। ठीक है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, जस्ट आपको, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2n पाई x अपॉन a। ठीक है, हम पूरा फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया a टू 0। ठीक है, ये लिमिट हो गई। अब अगर हम इस कंडीशन में लेट से लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे a आ जाएगा, तो लेट से पहले a पुट कर देते हैं, a हो गया यहाँ पे, तो a से a कैंसिल, बचा गया 2n पाई, साइन 2n पाई क्या होता है, 0, साइन एनी पाई इज 0। ठीक है, तो साइन 2n पाई क्या होगा, 0, खत्म। तो यहाँ पे 2n पाई की वैल्यू 0 हो गई, और अगर x की जगह 0 रखें तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो ओवरऑल अगर हम समझें, इस फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर लिमिट, वो हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या टर्म बचेगा, केवल हमारे पास केवल ये फंक्शन बचेगा जिसको सॉल्व करना बाकी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी x a 0 दैट इज इक्वल टू 1, ये वाला। ठीक है, बाकी तो टर्म 0 हो गए, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इज इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन ए, ये आ जाता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, यानी a की वैल्यू हमें मिल जाती है, तो a की वैल्यू फटाक से जल्दी से हम साई एक्स में जो इक्वेशन नंबर 4 था उसमें पुट कर देंगे, तो हमारा ये वेव फंक्शन बन जाता है। ठीक है, और यही इस प्रॉब्लम का वेव फंक्शन होता है, जो कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ठीक है, एंड एनर्जी क्या थी, एनर्जी भी यहाँ पे लिख देते हैं, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर या
एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं। एक वेव फंक्शन उस पार्टिकल का कि उस रीजन में पर्टिकुलर 0 टू ए रीजन में वेव फंक्शन किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से लाई करता है, क्या फॉर्मेट है उसका, कैसा वेव है। और दूसरा इसकी इस एनर्जी लेवल मतलब इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल का एनर्जी लेवल किस तरीके से है, कैसा एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें पता चलती है यहाँ पे एक चीज़ जो बतानी है वो आपको हम बता देते हैं। पहली तो ये जो n है, ठीक है, n क्या यहाँ डिफाइन करता है, n डिफाइन करता है एनर्जी लेवल्स को, राइट। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है, आप सभी को पता होगा, इसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि चारों क्वांटम नंबर में पहला क्वांटम नंबर आता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है किसी भी ऑर्बिट की पोजीशन, मतलब किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है या किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, या ऑर्बिट 1 2 3 में है, किस में है, उसे बताता है। ठीक है, तो ये वही एन है, वही एन है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको जो बोली गई थी, इनफैक्ट इस पूरे की पूरी प्रॉब्लम में, ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले कि कोई भी प्रॉब्लम है पार्टिकुलर इन बॉक्स का, तो उसमें पूछा क्या जाता है, उसमें पूछा जाता है वेव फंक्शन कैलकुलेट करिए एंड एनर्जी कैलकुलेट करिए, ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये वो दोनों चीज़ें हैं कि अगर पार्टिकुलर इन बॉक्स का प्रॉब्लम है, वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D का प्रॉब्लम है अगर, तो उस केस में वेव फंक्शन क्या होता है एंड एनर्जी क्या होती है, ये दोनों चीज़ें हमने सॉल्व की। इसके आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझनी है, वो समझेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, टिल देन आई होप आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर बाई चांस कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई हो, प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एंड बिफोर दैट, ठीक है, आपको कुछ भी समझ में आए, कुछ भी ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वो आपको आंसर मिल जाएगा, एंड इवन उस चीज़ को हम अगले लेक्चर में डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वेव फंक्शन और आइगन वैल्यू की फॉर्म कैसा है, बॉक्स के अंदर उसका फॉर्मेट कैसा है, फॉर्म कैसा है, उसकी किस तरीके से बिहेव करता है। इसके साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे पार्टिकुलर इन ए बॉक्स की कुछ प्रॉब्लम्स करने की, न्यूमेरिकल करने की। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो टेक केयर एंड हैव a good day, and thanks for watching. Thank you so much.